तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है एस्केप फ्रॉम एल्केट्राज। तो आज की हमारी कहानी 1962 में शुरू होती है और यहाँ पर हम अमेरिका की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल को देखते हैं और इस जेल का ही नाम होता है एल्केट्राज। तो ये कहानी शुरू होती है 18 जनवरी 1960 में, जहाँ पर दो पुलिस वाले एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं और यहाँ पर इस आदमी को ये लोग बोट पे बिठाते हैं और यहाँ पर यह आदमी बोट पे से ही देखता है कि उसे एक आइलैंड जैसी जगह पर ले जा रहे हैं और ये होती है एल्केट्राज जेल, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। अब इसके बाद इस आदमी को जेल में लाया जाता है और उसकी सारी तलाशी लेने के बाद उसके सभी मेडिकल चेकअप किए जाते हैं और उसे भी बाकी कैदियों की तरह एक सेल में डाल दिया जाता है। और तभी हम सेल की प्लेट पर उसका नाम देखते हैं और उसका नाम होता है मॉरिस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1960 के हिसाब से ये जेल बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है, क्योंकि इस जेल में ऑटोमेटिक गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स भी लगे होते हैं और साथ ही में इस जेल की सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट होती है। और फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह सभी गार्ड्स सारे कैदियों को निकालकर उनकी गिनती करते हैं और यहाँ पर एक के ऊपर एक 3 सेल होते हैं और इसके बाद लाइन में सभी कैदियों को ब्रेकफास्ट के लिए भेजा जाता है। अब वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते समय मॉरिस देखता है कि एक वुल्फ नाम का आदमी उसे अजीब तरीके से देखकर मुस्कुरा रहा होता है और इसके बाद मॉरिस वहाँ पर एक फ्रैंक नाम के आदमी से मिलता है और फ्रैंक के पास अपना एक पालतू चूहा भी होता है और फ्रैंक उसे भी खाना खिलाता है। अब यहाँ पर फ्रैंक और मॉरिस की आपस में दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद मॉरिस को जेल का वार्डन अपने पास बुलाता है और मॉरिस के वार्डन के पास जाने के बाद हमें पता चलता है कि अमेरिका की इस जेल में कैदियों को तब डाला जाता है जब वो अपनी पिछली जेल से भागे होते हैं। और यहाँ पर वार्डन अपना नील कटर उठाकर अपनी और इस जेल की तारीफ करता है और वो मॉरिस को इस जेल के कायदे कानून समझाते समझाते नील कटर को रख देता है, जहाँ पर पहले 2 नील कटर रखे थे। और इसके बाद वार्डन मॉरिस से कहता है कि तुमसे मिलने के लिए 2 लोग आ सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन मॉरिस कहता है कि मेरा कोई नहीं है और ना ही मेरी कोई फैमिली है। अब इसके बाद वार्डन मॉरिस को एक तरीके की धमकी देता है कि इस जेल से भागने की कोशिश कई लोगों ने की है, लेकिन कोई भी इस जेल से नहीं भाग पाया, क्योंकि ये जेल चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है और जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की या तो समुद्र में डूब के मर गए या तो उन्हें भागते हुए मार दिया गया। मतलब कि आज तक इस जेल से कोई भी कैदी नहीं भाग पाया। अब मॉरिस ये सब सुनकर वहां से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जहां पर 2 नील कटर रखे थे, अब वहां पर सिर्फ एक नील कटर है। मतलब कि एक नील कटर मॉरिस ने चुरा लिया होता है। और यहाँ पर हमें मॉरिस के डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि मॉरिस का IQ सुपीरियर है, लेकिन वार्डन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब इसके बाद हम मॉरिस को देखते हैं जो कि उस नील कटर को अपनी बाइबल में रखता है। और अब अगले दिन वो वुल्फ नाम का आदमी नहाते समय मॉरिस के पास आता है और उसके इरादे कुछ अच्छे तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मॉरिस उसे काफी बुरी तरीके से पीटता है। अब इसके बाद मॉरिस को एक गार्ड लाइब्रेरी में एक काम के लिए लेकर आता है और यहाँ पर मॉरिस की मुलाकात एक रोडी नाम के आदमी से होती है और रोडी को 2 लोगों को जान से मारने के लिए 99 साल की सजा हुई है। और यहाँ पर रोडी बताता है हालांकि रोडी ने उन लोगों को सेल्फ डिफेंस में मारा था, लेकिन क्योंकि रोडी काला था और मरने वाले गोरे, तो यहाँ पर रोडी को ही सजा हो गई। लेकिन आपस में बात करके मॉरिस और रोडी भी आपस में दोस्त बन जाते हैं। अब बाहर मैदान में मॉरिस की मुलाकात डॉग से होती है और डॉग को यहाँ पर पेंटिंग का काफी शौक होता है और वो अक्सर पेंटिंग किया करता है और डॉग काफी अच्छा इंसान था और वो यहाँ पर मॉरिस को भी बच के रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उस वुल्फ नाम के आदमी से पंगा लिया था। अब इसके बाद मॉरिस रोडी के पास जाता है तो यहाँ पर रोडी मॉरिस को बताता है कि इस जेल से भागना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इस जेल की चारों तरफ पानी है और अगर वो गलती से इस जेल के बाहर भी निकल गया तो भी मुझे बैरिकेड पार करने होंगे। लेकिन जेल के टावर्स पे खड़े हुए स्नाइपर्स किसी को भी देखते ही वहां पे मार देंगे और यहाँ तक कि वो कोई सुरंग भी नहीं खोद सकते, क्योंकि ये पूरी जमीन एक बड़ी सी चट्टान है। और अगर ये सब करके भी वो किसी तरीके से बाहर आ गए तो चारों तरफ पूरा समुद्र है और यहाँ से जमीन 4 किलोमीटर दूर है और ये पानी तो इतना ज्यादा बर्फीला और ठंडा रहता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर हड्डियां जम जाएं। और अगर कोई अच्छे से अच्छा तैराक भी हुआ तो वो भी ज्यादा देर तक नहीं तैर सकता। और तो और इस जेल में हर दिन 12 बार कैदियों की काउंटिंग होती है, तो यहाँ से भागना तो लगभग नामुमकिन है। अब इसके बाद एक गार्ड मॉरिस को कारपेंटरी के काम पे लगा देता है और फिर ऐसे ही अगली सुबह वो वुल्फ नाम का आदमी मॉरिस के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों की लड़ाई के बीच
जब एक ऑफिसर आता है तो यहाँ पर वुल्फ उस ऑफिसर पे भी हमला कर देता है। तो फिर यहाँ पर स्नाइपर उसे गन पॉइंट पे रोकता है और फिर यहाँ पर वुल्फ और मॉरिस को दोनों को ही काल कोठरी में डाल दिया जाता है। लेकिन वुल्फ को थोड़े लंबे समय के लिए डाला जाता है क्योंकि उसी ने पहले हमला किया। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि मॉरिस को 2 दिन बाद बाहर निकाल दिया जाता है। और अब इसके कुछ दिनों बाद मॉरिस के बगल वाले सेल में एक चार्ली नाम के कैदी को लाया जाता है और बातों ही बातों में मॉरिस और चार्ली की भी आपस में दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद अगले दिन मॉरिस फ्रैंक और डॉक से मिलता है। तो यहाँ पर मॉरिस डॉक से उसकी पेंटिंग के बारे में पूछता है क्योंकि डॉक काफी समय से वार्डन की पेंटिंग बना रहा था। और वहीं इसके दूसरी तरफ वार्डन अपना नेल कटर घुमाते हुए इन कैदियों के सेल पर एक नजर मार रहा होता है। लेकिन नेल कटर को घुमाते हुए गलती से उसका नेल कटर डॉग के सेल में गिर जाता है। अब डॉग के सेल के अंदर जब वो जाता है तो वहां पर उसे अपनी खुद की पेंटिंग के अलावा कई और पेंटिंग भी दिखती हैं। जिसके बाद वार्डन वापस आकर एक ऑफिसर से डॉग की सारी पेंटिंग्स और उसके सारे सामान को हमेशा के लिए छीनने का ऑर्डर देता है क्योंकि शायद उसे डॉग की बनाई हुई पेंटिंग पसंद नहीं आई। और इसके फौरन बाद एक गार्ड आकर डॉग की सारी पेंटिंग्स और उसका सारा सामान डॉग से छीन के चला जाता है। अब ये देखकर डॉग को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसके पास पेंटिंग करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। अब इसके दूसरे दिन कारपेंटरी के काम में जाते वक्त मॉरिस उसकी परेशानी का कारण पूछता है लेकिन डॉग कुछ भी नहीं कहता। और डॉग की इस हालत को देखकर मॉरिस भी काफी हैरान होता है और वो एक गार्ड को डॉग के ऊपर नजर रखने के लिए भी कहता है। लेकिन वो गार्ड मॉरिस के बातों पे ध्यान नहीं देता। और इसके बाद हम देखते हैं कि डॉग मॉरिस के काम के कपड़ों में अपना कुछ रखता है और इसके बाद वो गार्ड से काम के लिए एक कुल्हाड़ी मांगता है। और फिर वर्कशॉप से कुल्हाड़ी मिलने के बाद डॉग अपनी सारी उंगलियों को कुल्हाड़ी से काट देता है। अब ये सब कुछ देखकर मॉरिस को वहाँ पर उल्टी आ जाती है और सभी गार्ड भी ये सब कुछ देखकर काफ़ी शौक थे। और इसके बाद बाकी गार्ड्स आकर जल्दी से डॉग को ले जाते हैं और मॉरिस भी यहाँ पर डॉग के साथ जाने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड उसे वहीं पे रोक देता है। अब इसके बाद जब मॉरिस अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे अपनी जेब से एक फूल मिलता है। तो तब यहाँ पर मॉरिस को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डॉग की उंगलियां उठाकर उस गार्ड को देता है और उससे कहता है कि इन्हें भी जाकर अपने रिपोर्ट में लिख ले। और इसके बाद आगे डॉग का क्या हुआ ये हमें कहानी में आगे नहीं बताया जाता। अब रात को अपने सेल में मॉरिस डॉग के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर मॉरिस को वेंटिलेशन की खिड़की में एक कॉकरोच जाते हुए दिखता है। अब तभी वहाँ पर मैगजीन और किताबें लेकर कोडी आता है और तब यहाँ पर कोडी बताता है कि वार्डन ने डॉग की सारी पेंटिंग्स और उसका सारा सामान छीन लिया, इसलिए शायद डॉग ने ऐसा किया। अब दूसरे दिन मेस में जब वार्डन मॉरिस को बुलाता है लेकिन यहाँ पर मॉरिस वार्डन के इस काम के लिए घुमा फिरा के वार्डन को काफी गालियां देता है और वार्डन यहाँ पर उसे इनडायरेक्टली जबान संभाल के बात करने के लिए कहता है। और अब वार्डन से बात करने के बाद मॉरिस को 2 भाई मिलते हैं जिन्हें कि मॉरिस पहले से जानता है और इनका नाम होता है क्लैरेंस और जॉन। और इन दोनों को भी 20 साल की सजा सुनाई गई है क्योंकि ये दोनों भी अपनी पुरानी जेल से भागते हुए पकड़ा गए। रात को जब गार्ड मॉरिस के सेल को चेक करके निकलता है तभी मॉरिस लाइट को बंद करके उस वेंटिलेशन वाली खिड़की के कॉर्नर को नेल कटर से खरोंचने लगता है और धीरे धीरे करके वो वहाँ की दीवार को तोड़ता जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब गार्ड वापस आता है तो एक बार फिर से मॉरिस सेल की लाइट चालू करके वापस से वैसे ही लेट जाता है और फिर से गार्ड उसे देखकर चला जाता है। अब इसके अगले दिन चार्ली का बर्थडे होता है और इस बात के लिए चार्ली से मिलने उसकी वाइफ आई होती है और चार्ली की वाइफ उसे बताती है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है। तो अब ये जानकर चार्ली अपनी बेबसी पे काफी रोता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब रात को चार्ली मॉरिस से कहता है कि अगर वो भागने की सोच रहा है तो वो उसके साथ है। अब यहाँ पर मेस में खाना खाते वक्त मॉरिस चार्ली और उन दोनों भाइयों से कहता है कि मुझे जेल से भागने का रास्ता मिल गया। अब ये सुनकर ही तीनों चौंक जाते हैं और इसके बाद मॉरिस बताता है कि ये जेल काफी ज्यादा पुरानी है और इस जेल की दीवारें सीलन की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गई हैं और दीवारों में नमी की वजह से वो आसानी से टूट भी रही हैं। और वो बताता है कि मैंने अपनी वेंटिलेशन की खिड़की के पास एक नेल कटर से खरोचा था और वो दीवार आसानी से टूट गई और अगर मैंने उस दीवार को थोड़ा और बड़ा कर लिया तो हम उसके पीछे जो पाइपलाइन है वहां पर पहुंच सकते हैं और उन पाइप से चढ़कर हम सेल के ऊपर भी जा सकते हैं और वहां से सीधा जेल की छत पर। लेकिन क्लैरेंस पूछता है कि आखिर वो उस इतने बड़े वेंटिलेशन के छेद को कैसे छुपाएगा। तब मॉरिस अपना पूरा प्लान बताता है
कि वो मैगजीन के पन्नों से एक तरीके का कवर बनाएगा ताकि उससे वो उस छेद को ढक सके। और यहाँ पर मॉरिस कहता है कि मैं उसे छुपाने के लिए एक अकार्डियम और मंगवाने वाला हूँ, और अकार्डियम एक पियानो जैसी चीज होती है। लेकिन जॉन कहता है कि अगर उसने ये सब कुछ कर भी लिया तो अगले राउंड में गार्ड्स आकर उसे पकड़ ही लेंगे। तो इस पर मॉरिस कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो रात में राउंड लगाने के लिए निकलेंगे, लेकिन इसके लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से नकली सर भी बना सकते हैं जिन्हें हम बिस्तर पे रखकर वहां से जा सकते हैं, जिससे गार्ड्स को भी सुबह तक कुछ पता नहीं चलने वाला। और इसके लिए तुम काम आने वाले हो जॉन, क्योंकि तुम ही सैलून में काम करते हो। और इसलिए मॉरिस जॉन से उन चारों की तरह बाल लाने के लिए कहता है। और वहीं क्लैरेंस कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है, इसलिए मॉरिस उससे रेनकोट और रबर सीमेंट लाने के लिए कहता है। और वो बताता है कि इन सब से हम एक लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बना सकते हैं। और वो बताता है कि वो अल्काट्राज से निकलकर एंजल आइलैंड जाएंगे, जो कि इस जेल से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है। और वो ये सब इसलिए करेंगे ताकि पुलिस उन्हें सैन फ्रांसिस्को में ना ढूंढ पाए, क्योंकि पुलिस को लगेगा कि वो सैन फ्रांसिस्को भागे होंगे, लेकिन हम उस आइलैंड पे जाएंगे और इससे हमें भागने का और भी समय मिल जाएगा। अब रात को मॉरिस खुदाई करने से पहले चार्ली से गार्ड पे नजर रखने के लिए कहता है, और गार्ड के आते ही उसे सीटी बजाकर सिग्नल करने के लिए कहता है। और फिर वो अपनी खुदाई शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर इतना छोटा नेल कटर कुछ ज्यादा काम में नहीं आ रहा होता, और उससे मॉरिस के हाथ में भी चोट लग रही होती है। और फिर अगले दिन मैस में मॉरिस सभी को बताता है कि उस नेल कटर से काम नहीं बन रहा। तब अपने हाथ में चम्मच को देखकर मॉरिस को आइडिया आता है। तो तब मॉरिस अपना चम्मच गंदा करके गार्ड से एक दूसरा चम्मच मांगता है, और जॉन भी मॉरिस के साथ देने के लिए उसके साथ जाता है। और जॉन यहाँ पर जब गार्ड को उलझाता है, तभी मॉरिस अपने साथ एक और चम्मच उठा लेता है। और दूसरे दिन मॉरिस फ्रैंक से एक 10 इंच का सिक्का मंगवाता है, और रात को फ्रैंक उस सिक्के को एक सेल से दूसरे सेल तक पास करवाते हुए मॉरिस तक पहुंचा देता है। और इसके बाद मॉरिस उसे नेल कटर पे घिस के उसका पाउडर बनाता है। और यहाँ पर मॉरिस उस चम्मच के पीछे का हिस्सा तोड़कर उसके ऊपर उस नेल कटर की धार वाला हिस्सा लगा देता है, और उसके ऊपर कॉइन का पाउडर रखता है। और फिर उसे कैंडल के पास रखकर उस हिस्से को गर्म करता है, और इससे वो हिस्सा उन दोनों में चिपक जाता है। और असल में उस समय पे 10 सेंट के सिक्के के ऊपर 90% सिल्वर होता है, 10% कॉपर हुआ करता था। और अब यहाँ पर उसका औजार तैयार हो गया था, और मॉरिस अब उससे खुदाई करने लग जाता है। और अब थोड़ी देर बाद वहां पर एक गार्ड मॉरिस की थैल के पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पर चार्ली से सीट ही नहीं बज रही होती। तब वो किसी तरीके से गेट बजाकर मॉरिस को सिग्नल देता है, और मॉरिस आज बाल बाल पकड़ाते हुए बचता है। और फिर गार्ड के जाने के बाद मॉरिस एक बार फिर से उस जगह को खोदने में लग जाता है, और कुछ समय बाद वो छेद काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन उस छेद के पीछे एक लोहे की ग्रिल लगी होती है, जो कि एक हुक से कनेक्टेड थी। अब यहाँ पर मॉरिस को इस ग्रिल को खोलना होगा, क्योंकि अगर वो इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो गार्ड्स को आवाज आ जाएगी। और अगले दिन मॉरिस को कारपेंटर के काम में एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, जिसके ऊपर मेटल की प्लेट लगी थी। लेकिन इन लोगों को वर्कशॉप से निकलते ही मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता था, लेकिन अब इस चीज का तोड़ भी मॉरिस के पास था। और यहाँ पर मॉरिस के गुजरते ही मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। तब मॉरिस खुद ही उस लकड़ी के टुकड़े को दिखाता है और कहता है कि मैं इसे कपड़े टांगने के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन वो गार्ड उससे उस लकड़ी के टुकड़े को छीन लेता है। लेकिन मॉरिस यहाँ पर अपने साथ एक दूसरी लकड़ी का टुकड़ा अपने जूते के अंदर फंसा के ले आता है, और यहाँ पर मॉरिस उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पैर में फंसाकर उस ग्रिल को खोल लेता है। और फिर मॉरिस उस होल में जाकर ऊपर की तरफ देखता है, तो उसे पता चलता है कि ऊपर चढ़ना तो आसान है। अब इसके बाद चार्ली भी अपनी वेंटिलेशन की खिड़की को तोड़ना शुरू कर देता है, और इसके बाद वो भी उस जगह को खोदने में कामयाब होता है। और वहीं ये तीनों भी अपनी अपनी वेंटिलेशन की खिड़की के पास गड्ढा करने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर मॉरिस उन मैगजीन के कागजों से उस गड्ढे को छुपाने के लिए एक कवर तैयार करता है, और इसके बाद वो चारों ही अपने अपने पुतलों के सर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। और अब एक दिन गार्ड चार्ली को पेंटिंग करने के लिए सामान ला करके देता है, और देखो यार जो ये सामान आता है वो इन्हीं के पैसों से आता है, जो कि उन्हें जेल में काम करने से मिलता है। और अब अगले दिन क्लैरेंस मॉरिस को उसी की तरह बाल ला करके देता है, और रात में चार्ली उसे स्किन कलर ला कर देता है। और अब तक यहाँ पर मॉरिस का ढक्कन भी बन चुका था, और अब वो अपने पुतले को बनाने में लगा था। और अब कुछ दिनों बाद मॉरिस का ढक्कन भी तैयार हो जाता है, और वो उसे दीवार के कलर से पेंट भी कर देता है, और यहाँ तक कि उसके पुतले का सिर भी बन गया था। और यहाँ पर मॉरिस उस पुतले को स्किन कलर से पेंट करता है, और उन बालों से उसके आईब्रो और हेयर भी लगाता है। और यहाँ पर सभी की सभी
यही कर रहे होते हैं। और फिर एक रात मॉरिस बिस्तर से निकलकर उस नकली खोपड़ी को बिस्तर पे रखकर उस खिड़की से निकल जाता है और उस ढक्कन को लगा देता है और फिर वो वेंटिलेशन एरिया से सेल के ऊपर चढ़ता है और सेल के ऊपर जाने के बाद उसे वेंटिलेशन का शाप दिखता है, लेकिन वो अभी भी काफी ऊपर था और यहाँ तक कि वहाँ पे लोहे की रॉड्स भी लगी थी। अब इसके कुछ देर बाद मॉरिस के सेल के पास गार्ड आता है और वो मॉरिस को काफी देर से हिलता हुआ ना देखकर उसके सर पे हाथ लगाता है, लेकिन अब तक मॉरिस वापस आ चुका था और अब अगले दिन मैस में मॉरिस पिछली रात की सारी बात सभी को बताता है और वो उन सभी से उनकी तैयारी के बारे में पूछता है। यहाँ पर क्लैरेंस बताता है कि उसकी तैयारी हो चुकी है, वहीं जॉन का पुतला बनना अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन चार्ली की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई होती और यहाँ पर चार्ली ही उनकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। और क्योंकि जॉन और क्लैरेंस ने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया तो वो आज रात को ऊपर जाने की प्लानिंग करते हैं ताकि वो ऊपर जाके लाइफ जैकेट बनाना शुरू कर सके। और फिर हम सीधा रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जॉन और मॉरिस सीधा सेल के ऊपर चढ़ते हैं और वो ऊपर लाइफ बोट बनाना शुरू करते हैं। और फिर मॉरिस जॉन की मदद से उस वेंटिलेशन की शाफ्ट तक ऊपर पहुंचता है और वो सोचता है कि वो एक पाइप की मदद से उस रॉड को टेढ़ा करके वहां से निकलने का रास्ता बना सकते हैं, लेकिन वेंटिलेशन शाफ्ट के ऊपर एक लोहे का ढक्कन होता है जो कि शाफ्ट से लगा हुआ था और वहां पर बिजली का आउटपुट भी लगा होता है। तो तब यहाँ पर क्लैरेंस कहता है कि अब हमें एक टॉर्च और ड्रिल मशीन चाहिए। अब इसके बाद अगले दिन म्यूजिक रूम में मॉरिस को एक छोटा सा टेबल फैन दिखता है, तो यहाँ पर मॉरिस फ्रैंक से एक्सटेंशन कॉर्ड और ड्रिल मशीन लाने के लिए कहता है क्योंकि फ्रैंक स्पेयर पार्ट्स के वर्कशॉप में काम कर रहा होता है। और तब हमें पता चलता है कि इन चारों ने ही अकार्डियम मंगवाए होते हैं। और अब यहाँ पर म्यूजिक क्लास के खत्म होने पर मॉरिस चुपके से उस टेबल फैन को अपने अकार्डियम बॉक्स में रख लेता है और मॉरिस के बाहर आते ही वो गार्ड मॉरिस का बैग चेक करने के लिए कहता है, लेकिन मॉरिस ने तो उस टेबल फैन को अपने अकार्डियम में रखा होता है, इसलिए वो बच जाता है। अब उस रात को मॉरिस फैन में ड्रिल बिट को जोड़ता है और जॉन वहीं पे टॉर्च भी ले आया था। तभी वहां पर जॉन को एक पाइप मिलता है जो कि काफी ढीला था और कोशिश करने के बाद वो पाइप निकल जाता है और फिर वो दोनों पाइप और ड्रिल को लेकर ऊपर जाता है और यहाँ पर वो पेट्रोलिंग करते हुए गार्ड से बाल बचता है और मॉरिस यहाँ पर उस शाफ्ट में लगी हुई रॉड से उल्टा लटक कर उनके निकलने की रास्ता बनाता है और फिर वो उसके ऊपर चढ़ता है और फिर वो अपनी ड्रिल मशीन से उस लोहे के ढक्कन के सारे नट निकालता है। और इसके बाद अगले दिन मूवी देखते हुए चार्ली कहता है कि उसका कार्डबोर्ड का ढक्कन बार बार अपनी जगह से फिसल रहा है, तो मॉरिस उसे कोने में थोड़ा रबर सीमेंट लगाने के लिए कहता है और वहीं पे जॉन कहता है कि उन्हें मंगलवार तक का समय लगेगा। तो यहाँ पर मॉरिस कहता है कि वो मंगलवार की रात को ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब अगले दिन वो चारों मैस में बैठे होते हैं और मॉरिस एक फूल में पानी डाल रहा होता है जो कि उसे डॉक ने दिया होता है। और तब यहाँ पर फ्रैंक बताता है कि 15 साल पहले उसने और डॉक ने मिलकर ये फूल यहाँ पर लगाए थे और ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस लाइन को याद रखना। अब तभी वहाँ पर वार्डन आता है और रूस को बताकर उस फूल को वहीं पे कुचल देता है और फ्रैंक ये सब कुछ देख नहीं पाता और वो वार्डन को मार नहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है और फ्रैंक वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। और यहाँ पर वार्डन कहता है कि देख लिया, इस जेल से लोग जीते जी तो बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ पर वार्डन उस फूल को मॉरिस की तरफ फेंक कर वहां से चला जाता है। फिर उस रात वार्डन अचानक से मॉरिस का सेल चेक करने के लिए आता है और गार्ड मेटल डिटेक्टर से मॉरिस का सेल चेक करता है और वहीं वार्डन उस कार्डबोर्ड के बॉक्स के पास आकर बैठता है जहाँ पर मॉरिस ने अकार्डियम को रखा होता है। और वार्डन यहाँ पर उसके अकार्डियम के बॉक्स को खोलता है, लेकिन मॉरिस यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। तो तब यहाँ पर वार्डन मॉरिस से पूछता है कि आखिर उसने इसे बजाना सीखा कि नहीं, लेकिन वार्डन का ध्यान उस बॉक्स की तरफ नहीं जाता। और इसके बाद वार्डन जाते जाते मॉरिस से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें इसे सीखने के लिए यहाँ पर बहुत समय मिलेगा। अब वार्डन के जाने के बाद मॉरिस चैन की सांस लेता है, जिसके बाद वार्डन गार्ड से मॉरिस के बारे में पूछता है। तब वो गार्ड बताता है कि कुछ खास बात तो नहीं है, लेकिन मॉरिस देर रात तक चार्ली से बातें करता रहता है। तो तब यहाँ पर ये कमीना वार्डन मॉरिस को उस सेल से शिफ्ट करने के लिए कहता है। तो गार्ड कहता है कि मॉरिस को वहां से हटाने के लिए थोड़ा पेपर वर्क करना होगा, जिसके लिए बुधवार तक का समय लगेगा। लेकिन वार्डन कहता है कि मुझे मंगलवार की सुबह तक ये सेल खाली चाहिए। और भूलिएगा मत कि मॉरिस ने मंगलवार की रात को यहाँ से भागने का प्लान बनाया है और वार्डन ने मॉरिस को मंगलवार की सुबह ही हटाने का ऑर्डर दिया है। और अब अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय
हम उस पहले वाले बंदे वुल्फ को मेस में खाना खाते जाते हुए देखते हैं, जो कि अब काल कोठरी से बाहर आ चुका था। और अब यहाँ पर वो मॉरिस को देखते ही उसे जान से मारने की धमकी देता है। और अब उसके जाते ही जॉन मॉरिस को सावधान रहने के लिए कहता है। तब मॉरिस कहता है कि मैं इसको इतना मौका नहीं देने वाला। और यहाँ पर मॉरिस कहता है कि हम लोग आज रात को ही भागेंगे। और मॉरिस सभी को लाइट बंद होते ही ऊपर आने के लिए कहता है। अब इसके बाद मैदान में वुल्फ एक चाकू को लेकर मॉरिस को मारने के लिए आता है, लेकिन मॉरिस तक पहुंचने से पहले ही रोडी वुल्फ को रोक लेता है और उसका चाकू छीनकर अपने साथ ले जाता है। अब वुल्फ यहाँ पर रोडी का कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस जेल के अंदर रोडी का अपने काले लोगों के साथ पूरा गैंग था। अब रात को रोडी मॉरिस के लिए बुक लेकर के उसके सेल के पास आता है। और इसके बाद यहाँ पर मॉरिस बुक्स को लेते हुए रोडी को हाथ मिलाकर गुड बाय कहता है, जिससे यहाँ पर रोडी भी समझ जाता है कि मॉरिस आज रात यहाँ से भागने वाला है। तो रोडी भी यहाँ पर उसे गुड बाय कहते हुए चला जाता है। और अब प्लान के मुताबिक लाइट बंद होते ही सभी के सभी उन्हें ऊपर मिलते हैं। और यहाँ पर मॉरिस चार्ली को आवाज देता है, लेकिन चार्ली काफी घबरा गया था। और अब वो सब सेल के ऊपर चढ़ने लगते हैं। और अब वहीं पे गार्ड राउंड पे आते हैं। और वहीं पे गार्ड मॉरिस का पुतले का सिर देखकर वहां से चला जाता है, लेकिन वहीं पे चार्ली बच्चों की तरह रो रहा था। अब मॉरिस ऊपर चढ़ने के बाद वहीं से चार्ली को देखता है, लेकिन अभी भी चार्ली वहां से नहीं निकलता। लेकिन अब वो रुक नहीं सकते थे, इसलिए वो लाइफ जैकेट लेकर वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। और अब पहले क्लेरेंस ऊपर जाता है और शाफ्ट का ढक्कन उड़ाता है। और अब वहाँ की आवाज सुनकर लाइट हाउस का गार्ड वहाँ पर लाइट घुमाता है, लेकिन वहाँ पर जब उसे कुछ नहीं दिखता तो वो अपनी लाइट को बंद कर देता है। और इसके बाद मॉरिस छत पे आता है और बारी बारी से ये दोनों भाई भी ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अब वहीं पे चार्ली भी हिम्मत करता है और वो कार्डबोर्ड हटा रहा होता है, लेकिन वो कार्डबोर्ड अब काफी चिपक गया होता है, क्योंकि पिछली बार उसके कार्डबोर्ड के ढीले होने की वजह से उसने वहां पर रबर सीमेंट लगाई थी। अब कार्डबोर्ड के ना निकलने पर चार्ली उस जगह को तोड़ देता है और ऊपर जाने के लिए निकलता है। वहीं पे ये तीनों दबे पांव आगे बढ़ रहे होते हैं। और अब बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाने के बाद मॉरिस एक उम्मीद के तौर पे वेंटिलेशन शाफ्ट उम्मीद से देखता है कि शायद चार्ली अब वहां से आ जाए। वहीं पे चार्ली अभी तक ऊपर ही चढ़ रहा होता है, लेकिन अब तक वो तीनों अपने कोने तक पहुंचकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और वहां के पाइप के जरिए नीचे उतरने लगते हैं। और अब नीचे उतरने के बाद वो उन बैरिकेड्स को पार करने लगते हैं। और अब वहीं पे चार्ली वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच गया था और यहाँ पर चार्ली उछलकर उस वेंटिलेशन शाफ्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो शाफ्ट काफी ज्यादा ऊपर थी और उस तक बिना दूसरे की मदद से पहुंचा नहीं जा सकता था। वहीं ये तीनों उन बैरिकेड को पार करके समुद्र के रास्ते निकलते हैं और अब वो किसी तरीके से गार्ड की नजरों से बचते हुए किनारे तक पहुंचते हैं और वहां पर अपनी लाइफ जैकेट और अपनी बोट में हवा भरने लगते हैं। और वहीं पे चार्ली काफी कोशिश करने के बाद हार मान जाता है और वहीं ये तीनों अपनी बोट में हवा भरते हैं और फिर तैरते हुए एल्केट्राज से निकल जाता है। अब जब सुबह गार्ड्स सभी को उठाने आता है तो तब वहां पर चार्ली हताश और नाराज खड़ा हुआ था। तो वहीं पे जब गार्ड मॉरिस को आवाज लगाता है तो मॉरिस के कोई जवाब ना देने पर वो उसके सेल के अंदर जाता है और जैसे ही वो उसका बिस्तर हटाता है तो वहां से मॉरिस का पुतला गिरता है और पूरी जेल में सायरन बजने लगते हैं। और सायरन सुनते ही यहाँ पर रोडी मुस्कुराता है और फिर इन तीनों का सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और हेलीकॉप्टर से वार्डन एंजल आइलैंड तक पहुंचता है। और इस एंजल आइलैंड पर पुलिस को मॉरिस का एक रेनकोट से बना हुआ छोटा सा बैग मिलता है जिसमें उसकी कुछ फोटोज थी। तब वार्डन कहता है कि वो पक्का डूब गए होंगे, नहीं तो वो इसे अपने साथ लेकर जाते। लेकिन ऑफिसर कहता है कि शायद उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर छोड़ा हो। और वहीं चट्टानों पे वार्डन को एक फूल मिलता है, बिल्कुल वही फूल जो कि उसने अपने हाथों से कुचला था। अब तभी वहां पर वाइस वार्डन आकर वार्डन से कहता है कि तुम्हें अथॉरिटीज ने बुलाया है। और तभी यहाँ पर वार्डन उस फूल को दिखाकर कहता है क्या इस तरीके के फूल इस आइलैंड पर उगते हैं। तब वाइस वार्डन कहता है कि नहीं, ये फूल एल्केट्राज आइलैंड पर उगते हैं। और यहाँ पर वाइस वार्डन कहता है कि कल यहाँ पर लहरें काफी कम थी और मौसम भी ठीक था। लेकिन यहाँ पर वार्डन कहता है नहीं, वो लोग डूब के मर चुके हैं। और यहाँ पर वार्डन को असल में पता होता है कि वो लोग उसकी जेल से भाग चुके हैं, लेकिन वो ये मानना नहीं चाहता था। और यहाँ पर वो वार्डन उस फूल को मसल के पानी में फेंक देता है। और मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि उन तीनों को ढूंढने के लिए काफी बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए, लेकिन किसी को भी उनकी बॉडी नहीं मिली। और फिर 1 साल के अंदर अंदर ही उस एल्केट्राज जेल को बंद कर दिया गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।